गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 6। आज हम लोग देखेंगे लेसन 7 का अगला पार्ट, पौधों का वर्गीकरण। हम अपने चारों ओर देखें तो हमें विभिन्न प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं। पौधों में विविधता इतनी ज़्यादा है कि हम उन सभी को पहचान भी नहीं सकते। उनमें से बहुत से ऐसे होंगे पौधे जिनको हम कहेंगे हम इसको नहीं जानते ये कौन सा पौधा है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए ही पौधों को जो है विभिन्न इनका वर्गीकरण किया जाता है। उनके फूल भी देखेंगे तो कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ लाल, कुछ पीले, कुछ नीले, तो इनमें भी बहुत विविधता पाई जाती है। पौधों के मुख्य दो भाग होते हैं, जड़ और तना। जड़ जो है ये मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला भाग है। कैसा भाग है? जो कि मिट्टी के अंदर पाया जाता है, हाँ, अंडरग्राउंड होता है। और तो हम ये कह सकते हैं जड़ क्या है? जड़ पौधे का वह भाग है जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। जो मिट्टी के बाहर पाया जाता है उसे हम तना कहते हैं। और तने में ही जो है शाखाएं लगती हैं, पत्तियां लगती हैं, फूल और फल लगते हैं। अब पौधों में उनके फूलों की उत्पत्ति के आधार पर भी हम पौधों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है पुष्पी पौधे और दूसरा होता है अपुष्पी पौधे। पुष्पी और दूसरा अपुष्पी। पहला देखेंगे पुष्पी पौधे। जिन पौधों में पुष्प, फल और बीज होते हैं वे पुष्पी पौधे कहलाते हैं। इन पौधों को बीजधारी पौधे भी कहते हैं, इनमें बीज भी होते हैं। पुष्प की संरचना, अगर हम पुष्प को देखें तो इसमें जो है नीचे वायुदल और फिर जो है पंखुड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गया वायुदल। नीचे जो हरा भाग होता है इसे कहते हैं वायुदल, और इनकी पंखुड़ियां उसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं दल। और इसमें जो है ये है इसका वर्तिकाग्र, और ये अंडाशय। तो पुष्प के कौन कौन से भाग हुए? दल, वायुदल और स्त्रीकेसर और पुंकेसर। दल, वायुदल, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। दल पौधे का हरा भाग होता है जो कि इसको कली की अवस्था में वायु वातावरण से पुष्प को बचाता है। वायुदल और दल क्या होता है? दल जो है ये रंगीन भाग होते हैं, जिसे पंखुड़ियां भी कहते हैं। और ये जो है कीट पतंग जो है इसके कारण ही इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। कीट पतंगे, तितलियां सब फूल की ओर परागण क्रिया के लिए दलों के विभिन्न रंगों के कारण ही अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। इस तरीके से इसका जो है मादा जनन अंग है, और ये जो है पुंकेसर इसका नर जनन अंग है। पुंकेसर देखिए, पहले मादा जनन अंग देखेंगे स्त्रीकेसर। इसमें जो है नीचे खुला हुआ भाग होता है, इसे अंडाशय कहते हैं। फिर वर्तिका और ऊपर जो है वर्तिकाग्र पाया जाता है। ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय, तीन भाग से मिलकर बना होता है। अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। ठीक है। और जो पुंकेसर होता है ये दो भाग से मिलकर बना होता है। फूला हुआ छोटा भाग जो है ये परागकोश, और नीचे का फूला भाग कहलाता है पुतंतु। नीचे का धागे जैसा भाग कहलाता है पुतंतु। ठीक है। इस तरह से जो है पुष्प में ये भाग होते हैं, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, ये इसके जनन अंग हैं। और इसके अलावा दल, वायुदल इसका पाया जाता है। अंडाशय के अंदर जो है गोल रचनाएं होती हैं जिसे कि बीजांड कहते हैं। अंडाशय के अंदर गोल रचनाएं होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? बीजांड। ये है अंडाशय, वर्तिका, और ये है वर्तिका। इसको पूरे कहेंगे स्त्रीकेसर। ये है पुंकेसर।
ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी पुष्प में खाली पुंकेसर पाया जाता है तो उसे नर पुष्प कहते हैं, और या कभी कभी स्त्रीकेसर पाया जाता है तो उसे कहेंगे मादा पुष्प। कुछ पौधे जो है वो अपुष्पी पौधे कहलाते हैं, जिनमें पुष्प लगता ही नहीं है और ना ही फल लगेगा ना ही बीज होंगे। तो ऐसे पौधे अपुष्पी पौधे कहलाते हैं या बीज रहित पौधे कहलाते हैं। इनको 3 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। कौन कौन से 3 भाग हैं? अपुष्पी के 3 भाग हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा। सबसे पहले देखेंगे थैलोफाइटा। ये जो सबसे साधारण होता है। इसमें जड़, तना और पत्ती इनके पौधों में ढंग से क्लियर बना नहीं होता है और इसमें कवक और शैवाल सम्मिलित होते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है। दूसरा है ब्रायोफाइटा। इसमें जड़ और तना, पत्ती पाए जाते हैं लेकिन ये वास्तविक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए इसका है काई या इसे कहते हैं मॉस या लिवरवर्ट। तीसरा है टेरिडोफाइटा। इसमें फर्न और हॉर्सटेल आती है। इसमें जड़, तना, पत्ती तो होते हैं लेकिन इनमें फूल और फल आदि नहीं पाए जाते हैं। इस तरह से अपुष्पी पौधे ऐसे पौधे हैं जिनमें कि पुष्प नहीं पाया जाता, फल और फूल नहीं बनता है, ठीक है, और बीज नहीं बनता है। और ये पौधे जो है 3 प्रकार के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है। पौधों को उनके आकार और आकृति और उनके जीवन काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला है शाख, दूसरा है झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। पहला है शाख, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है वृक्ष। आकृति के आधार पर पौधे 3 भागों में बांटे गए हैं, शाख, झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। इन पौधों के तनों और शाखाओं को आप ध्यानपूर्वक देखिए। जो आपस में कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, और जो आपसे बड़े हैं, हमसे कम लंबे, हमारे बराबर, और जो आपसे बड़े। तो जो आपसे कम लंबे हैं वो हो गया शाख, जो हमारे बराबर है वो हो गया झाड़ी, जो हमसे लंबे हैं वो हो गया वृक्ष। तने को भी अगर स्पष्ट करेंगे तो जो शाख होता है इसका तना जो है मुलायम होता है, ठीक है, जो और दूसरा जो है अपेक्षाकृत थोड़ा सा कड़ा होता है, और वृक्ष का जो है इसका तना कड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन करने के लिए खरपतवार का अध्ययन करिए। जब भी कभी आप देखते हो गमले और ऐसे क्यारियां बनाते हो, पौधे लगाते हो, तो उनमें जो है कुछ अनवांटेड पौधे लग जाते हैं, जिसको आपने नहीं लगाया वो अपने आप लग जाते हैं। ऐसे पौधों को खरपतवार कहते हैं, ठीक है। शाख जो है मैंने बताया, इनके तने हरे और कोमल होते हैं और ये समांतर छोटे होते हैं, इनमें शाखाएं नहीं होती। इन पौधों की लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है। ये खाली 1 या 2 मौसम में जीवित रहते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। इनके तने बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बिना किसी सहारे के ऊपर नहीं चढ़ सकते। कुछ पौधे सीधे खड़े हो जाते हैं और कुछ भूमि पर फैल जाते हैं। इन पौधों को विसर्पी लता कहते हैं, जो भूमि पर फैल जाते हैं। काशीफल, पेठा विसर्पी लताओं के उदाहरण हैं। जो पौधे किसी अन्य पौधे का किसी अन्य सहारे को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें आरोही पौधे कहते हैं। जैसे कि अमरूद, मटर, सेब, इनकी बेलें इसी में आती हैं। बैगन, टमाटर, धान, गेहूँ, पुदीना, सेब आदि पौधों की बेलें इसी श्रेणी में आती हैं। बैगन, टमाटर, धान, गेहूँ, पुदीना, सेब, लौकी, ये सब जो है शाख के ही उदाहरण हैं। झाड़ी जो है ये पौधा इनके कठोर और काष्ठी होते हैं, परंतु इनके तने जो हैं
कम लंबे होते हैं, प्रातः शाखित होते हैं, प्रायः ये शाखित होते हैं और जीवन काल कई वर्षों का होता है, जैसे कि गुलाब, नींबू, अनार, हिबिस्कस, बेला और चमेली। वृक्ष वृक्ष तो आप जानते हो ये काष्ठीय और कठोर होते हैं और ये लंबे होते हैं और इनकी आयु ज़्यादा होती है। ये इनकी शाखाएं भी घनी होती हैं जिन पर फूल और फल आदि बहुतायत में लगते हैं। इसमें आ जाता है आम, शीशम, नीम, नारियल, खजूर, ये सब के बेल, ये सब वृक्ष के उदाहरण हैं। अगर हम जीवन काल देखें, जीवन काल के आधार पर हम पौधों को 3 भागों में बांट सकते हैं, एक वर्षीय पौधा, द्विवर्षीय पौधा और बहुवर्षीय पौधा। जो खाली 1 साल में ही जिनका जीवन पूरा हो जाता है वो 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं, जैसे कि गेहूं, चना, पालक और सरसों। जिनका जो है 2 साल में इनका जीवन काल समाप्त होता है, द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, आलू, शकरकंद आदि। बहुवर्षीय पौधे, इनका जीवन काल जो है ये ज़्यादा होता है, ये 2 मौसमों से अधिक समय तक जीवित रहते हैं, जैसे आम, अमरूद, लीची, जामुन आदि। ठीक है। अब पौधों को उनके रहने वाले स्थान के आधार पर भी हम इनको जो है 3 भागों में बांट सकते हैं, समोद्भिद, मरुद्भिद और जलोद्भिद। जो ऐसे पौधे जो मैदानी भागों में जन्मते हैं, फलते फूलते हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, वे इनको हम समोद्भिद पौधे कहते हैं। मरुद्भिद पौधे ऐसे हैं जो कि सूखे स्थानों पर पाए जाते हैं, शुष्क जलवायु में फलते फूलते हैं। उनको जीवित रहने के लिए कम ही जल की आवश्यकता होती है, जड़ें इनकी गहरी होती हैं और गहराई में जाकर ये जल को खींचती हैं। इनकी पत्तियां भी कटीली होती है जिससे कि जल का वाष्पन कम से कम हो सके। ठीक है। जलोद्भिद पौधे ऐसे हैं जो कि जल में पाए जाते हैं और जल में पाए जाने के कारण इनकी जड़ें जो है कम विकसित होती हैं। कमल, जलकुंभी भी आदि इसी में आते हैं। अगर पौधों को उनके पोषण के आधार पर बांटे तो ये जो है 2 भागों में बांटा जाता है, स्वपोषी और परपोषी। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं जो कि पर्णहरित होने के कारण अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। परपोषी में ऐसे पौधे आते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। इसमें जो है कवक आते हैं जो कि सड़ी गली चीज़ों पर लगकर अपना भोजन उगकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और कुछ पौधे जो है परजीवी होते हैं जो दूसरों पर रहकर, दूसरे पौधों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पौधे कहलाते हैं। इसका उदाहरण है अमरबेल तथा तरुरोहिणी। पौधे और जंतुओं क्या महत्व है? मैंने बताया था कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं जिसके कारण कि वातावरण में ऑक्सीजन की सही मात्रा, उचित मात्रा बनी रहती है। इससे हमें भोजन, कपड़ा और गोबर जो कि जलाने के काम में आता है, गोबर खाद के काम आता है, गोबर से बने उपले जलाने के काम में आता है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में छोड़ते हैं और जो कि हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक है। पौधों से हमें कपास मिलता है जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, पौधों से हमें लकड़ी मिलती है जिससे हम ईंधन और क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, और फर्नीचर बनेगा, बिल्डिंग्स बनेंगी, सभी में लकड़ी काम आती है। पौधों से हमें अनेक जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। थैंक यू बेटा।